हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एमटीएस 2020 में जो क्वांट के अच्छे क्वेश्चंस थे वो कराने वाला हूँ। और मैंने आपको ऐसा पहले कई बार बताया है कि एमटीएस 2020 के अंदर अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को मैं खुद ही फिल्टर कर दूं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। इस तरीके से इस सीरीज में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी सारे कवर करके दे दूंगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले रीड करिए और समझिए कि सवाल आपसे क्या कह रहा है। एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है। टू मैन ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन बाय वर्किंग 12 hours a day can complete a work in 20 days. For the execution of work, it was decided that A and B would be working 8 and 6 hours per day respectively on alternate days starting with A. If it takes x days and y hours to complete the work, then x, y is what? तो काफी अच्छा ये सवाल है क्योंकि इसमें हल्का सा कुछ फैक्टरिंग नया है, आप ऐसा समझ सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं सवाल को अच्छे से। क्या कहा मैंने आपको कि ए और बी अगर एक दिन में 12 घंटे काम करें तो वो 20 दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल घंटे जो उनको काम करना है वो टोटल टाइम कितना होगा, ठीक है। वर्किंग अलोन अगर वो 12 घंटे अगर एक दिन में काम करें तो 20 दिन में काम पूरा है, यानी कि जो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल में कितनी है। तो आपने बोला एक दिन में 12 घंटे और टोटल कितने दिन, 20 दिन। तो मैं कह सकता हूं कि 240 घंटे उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके काम आपका पूरा हो पाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब आप ऐसे समझो कि ऑल्टरनेट डेज पे जब वो काम कर रहे हैं तो पहले दिन किसने काम करा, ए ने काम करा और वो काम हुआ 8 घंटे। दूसरे दिन काम करा बी ने, वो हुआ 6 घंटे। फिर ए ने काम करा 8 घंटे, फिर अगले दिन बी ने काम करा 6 घंटे, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हो कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो आपने बोला कि 2 दिन में जो काम हो रहा है, 2 डेज का जो वर्क है वो है 14 आवर्स। तो ऐसे आप मुझे बताओ कि अगर मुझे 240 घंटे के पास पहुंचना है तो ऐसे यहां पर कितनी यूनिट होनी चाहिए, 2 की, ठीक है। तो आप 14 की टेबल में देखोगे कि 240 कहां तक आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप पहुंचे कहां तक, 140 तक। उसमें आपने जोड़ दिया 98, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 14 इंटू कितना, 10 और 7, यानी कि 14 इंटू 17 जो होता है वो मेरे पास कितना होता है। ये वैल्यू मेरे पास होती है 170 और 68, आप ऐसे भी समझ सकते थे। ये वैल्यू आपके पास होती है 238, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि हम 238 आवर्स तक आ चुके हैं। अभी भी 2 घंटे काम और करना है, ठीक है। यानी कि 17 यूनिट जो थी उसमें कितने दिन हो जाएंगे, एक यूनिट में यहाँ पर 2 दिन थे, तो इन 17 यूनिट्स में कितने डेज हो गए, इनमें आपके हो गए 34 डेज। तो 34 डेज तो वैसे लगेंगे, उसके अलावा भी आपका 2 घंटे का काम रह जाएगा क्योंकि 240 घंटे करना है। 238 घंटे हो चुका है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 34,2। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा मेथड है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे करेगी कि आप देखकर इसको कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पर क्योंकि ये भी एमटीएस का सवाल है तो मैंने सोचा इसको दोबारा करा देता हूँ। क्या गिवन इसमें आपको, कंसिडर 10 consecutive odd numbers starting from 5, multiply each of them except the first and second with 3, what will be the average of the 10 numbers so formed। देखो, ऑड नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, वो मुझे कंसिडर करने हैं। तो 5, 7, 9 ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे। देखो, हर बार इंक्रीज हो रहा है 2 से, और टोटल कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है मेरे पास। तो मैं इसमें 9 इंटू 2 यानी कि 18 ऐड करने वाला हूं। तो यहां पर जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, 23। ये आपकी सीरीज हो गई ऑड नंबर्स की जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो टोटल में मेरे पास 10 ऑड नंबर है। क्या आप मुझे इनका एवरेज बता सकते हो, इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो आपने बोला 23 प्लस 5 यानी कि 28 डिवाइड बाई 2। तो इनका जो एवरेज अभी है वो कितना है, वो है 28/2 यानी कि 14। अब हमने करा क्या है, हमने इस पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई करा है, हमने इस पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि हमने पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई करा। वैसे यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, पर मैं पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा एवरेज है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एवरेज अब कितना आया, एवरेज आपका आ गया 42, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना कि पहले और इस वाले नंबर को तो नहीं करना था मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी आंसर है वो 42 से तो कम ही है थोड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करता, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या आया, तब मेरे पास आ गया 15 और 21। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करता तब क्या होता, 5 और 7, ठीक है ना। तब वहां पर केवल 5 और 7 होता। तो ये जो समेशन में डिफरेंस आ रहा है वो समेशन में डिफरेंस क्या है, यहां समेशन आपके पास आ रहा है 14 और यहां कितना समेशन आ रहा है, यहां पर समेशन आपके पास आ रहा है 36। तो जो गैप है वो गैप कितने का है, कितना एक्स्ट्रा मैंने ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो आपने बोला कि 36 और 14 का गैप कितने का है,
3614 का जो गैप है वो आपको दिख रहा है कि 22 का है, तो ये गैप आपका एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इस एक्स्ट्रा गैप को आप हटा दो। अच्छा सॉरी, 7 और 5 12 होता है ना, मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया गलती से, 7 और 5 होता है 12। तो जो एक्स्ट्रा गैप है वो कितने का है? 24 का है। ये है 24 का एक्स्ट्रा गैप। अभी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है सब में बराबर बांट दो 10 लोगों में, तो जो करेक्ट एवरेज है वो 2.4 कम होना चाहिए। तो इसमें आप 2.4 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 39.6। ये है करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा मेथड है जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये भी अच्छा सवाल है काफी, एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी at a loss of 20%, B sold it to C at a profit of 32%, C sold to D at a loss of 20%. If A's loss is 35 less than that of C, then B bought the article for what price? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो देखो, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने बेचा डी को। ठीक है, ऐसी हमारी साइकिल चल रही है। अब देखो, इनके जो प्रॉफिट लॉस है वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। ए ने बेचा 20% के लॉस को, ठीक है, 20% के लॉस पर बी को, यानी कि जो आइटम 5 का था वो इसने 4 का बेचा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब बी ने सी को बेचा तो 32% के प्रॉफिट पर बेचा। इस 32% के प्रॉफिट को रेशियो में कैसे लिखोगे? 32% यानी कि आप कह सकते हो 8/25 फ्रैक्शन में, है ना, 8/25। यानी कि यार जो चीज 25 की थी वो कितने पर बेची गई? 8 के फायदे पर, है ना, यानी कि वो आइटम 33 का हो गया। और सी से डी में क्या हो रहा है कि 20% का लॉस है, यानी कि जो आइटम 5 का है वो 4 का जा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है कि जो ए का लॉस है, यानी कि ए का जो लॉस यहाँ पर 1 यूनिट आपको दिख रहा है, वो सी के लॉस से 35 रुपए कम है। सी का लॉस यहाँ पर क्या है? 1 यूनिट 5 से 4, पर हमको वैल्यूज को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 5 है, तो इन वैल्यूज को हमको बराबर करना पड़ेगा। अब देखो, बराबर करने के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ आपको दिख रहा है कि 4 है, ठीक है, यहाँ आपको दिखा कि 4 है, और यहाँ आपको दिखा कि 5 है, तो 4 और 5, 4 इंटू 5 20। तो इन दोनों वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी मैंने 20 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे आसान तरीका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 25 इंटू 20 कितना हुआ? 500। 33 इंटू 20 कितना हो जाएगा? आपने बोला 660। ठीक है, अब यहाँ बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर 4 आपका 500 बन गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो ये इंटू 125 है, तो इसको 125 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 625। ठीक है, तो 625 की चीज हुई 500 की, 500 का आइटम फिर हुआ 660 का। और अगर 5 की वैल्यू 660 है तो 4 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये आप मुझे बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा होगा? 132 से, तो 132 इंटू 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 520 और 8 यानी कि 528। ठीक है, अब मैं ऐसे देखूं कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो अगर मैं देखूं, सी का जो लॉस था वो कितना था? 660 का आइटम कितने का बेचा उसने? 528 का। तो यहां लॉस आपको देखा 132 यूनिट्स का। यहां कितने का लॉस है? 625 का आइटम 500 का जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो लॉस है वो 125 का है। तो आपको लॉस पता चल गई कि इसका लॉस 125 का, इसका लॉस 132 का। ठीक है, तो लॉस का अंतर क्या है? केवल 7 यूनिट। तो जो 7 है उसकी वैल्यू है 35, एक की वैल्यू आ गई 5 रुपए। अब अगर एक की वैल्यू 5 रुपए तो मुझे निकालना क्या था? बी बॉट द आर्टिकल फॉर, तो मुझे 4 की वैल्यू बतानी है ना, या किसी और की वैल्यू बतानी है? अच्छा ये है बी बॉट द आर्टिकल फॉर, ये 500 की वैल्यू बतानी है। 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 इंटू 5, यानी कि आंसर आपके पास आ गया 2500 रुपीज। तो काफी प्यारा क्वेश्चन था ये। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और ये एग्जाम में सेम रिपीट हो गया या फिर वैल्यू चेंज कर कर, तो काफी फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो कैसे होगा ये सवाल। क्या गिवन है इसमें आपको? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2560 ड्यूरिंग अ सेल टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% आर ऑफर्ड ऑन इट इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹1679.36। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल दे दिया। अब इस कैलकुलेशन से आप कैसे डील करोगे ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर आपके पास 2560 है तो आप इसमें 20% का डिस्काउंट तो बहुत आराम से दे सकते हो, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। 20% का डिस्काउंट फिर बेसिकली क्या होगा, इसका जो प्राइस अब होगा वो कितना हो जाएगा 20% के डिस्काउंट के बाद? तो आपने बोला इंटू 8/10, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आप इससे ये काट दो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256 इंटू 8। देखो 250 इंटू 8 कितना होता? ये मेरे पास हो जाता 2000।
अब 2000 में कितना एक्स्ट्रा है, 48 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो गया 2048, 2048 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखो 2048 से कोई चीज अगर 1679.36 हो रही है, 1679.36 हो रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पर लास्ट डिजिट आएगी वो लास्ट डिजिट क्या होने वाली है, ये चीज आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर 18% का डिस्काउंट रहता तो जो डिस्काउंट की वैल्यू होती उसके लास्ट में क्या आता, तो आपको पता है कि 8 इंटू 8 कितना आता मेरे पास, लास्ट में 4 आता। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस 8 में से लास्ट में मेरे पास क्या आता, 4 आता, अगर मैं यहाँ पर इस 0.4 को हटाता तो वहां पर 6 आना चाहिए था। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहीं अगर मैं 16.5 ले लेता, अगर मैं ये ले लेता, तो जो ये लास्ट में 0.4 आ रहा है, ये 0.4 कभी नहीं आ सकता था। ठीक है, तो आपने यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को करा, आपने देखा कि जब मैं 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब मेरे पास यहां पर क्या आएगा, तब मेरे पास आएगा एक 4, और जब मैं इस वैल्यू को माइनस करूंगा तो वहां पर अल्टीमेटली 0.6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.00 है, उसमें से आप इस 4 को हटा रहे हो तो वहां पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते थे। एक स्टेप तो हमने कर लिया, उसके बाद हमने यूनिट डिजिट से करा ताकि कैलकुलेशन इसमें ना आए। ठीक है, 18 आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को आप लोग देखो, ये सवाल भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी आते हैं। मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूं। यहाँ पर जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज कितना है, ये आपके पास है 33 1/3%, 33 1/3